इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। हमारे चारों तरफ फैले पौधों और जानवरों को देखकर अक्सर ये सवाल उठता है कि वैज्ञानिक इस पूरी दुनिया के इतने सारे जीवों को आखिर कैसे व्यवस्थित रखते हैं। बिना किसी गड़बड़ी के इन सबको पहचानना और नाम देना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और जीवन की इस कमाल की वास्तुकला यानी टैक्सोनॉमी को डिकोड करते हैं। जीवित दुनिया का स्केल आखिर कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन। ये हमारे ग्रह पर अब तक ज्ञात और वर्णित प्रजातियों की कुल संख्या है। और ध्यान रहे, ये तो सिर्फ वो हिस्सा है जिसके बारे में हमें जानकारी है। असल में हमारी धरती पर मौजूद विविधता का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। और सिर्फ संख्या ही नहीं, इन जीवों की वैरायटी भी देखिए। चरम आवासों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से लेकर समंदर में शिकार करती हुई शार्क या सर पर दौड़ते घोड़े की सुंदरता, ये सब विस्मय का गहरा एहसास कराते हैं। लेकिन सच कहें तो जीवन के रूपों की इतनी भारी विविधता जीव विज्ञानियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द, मेरा मतलब है एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती खड़ी कर देती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहली और बड़ी रुकावट की, नामकरण की समस्या। देखिए, अगर केवल स्थानीय नामों पर निर्भर रहा जाए तो भारी कन्फ्यूजन पैदा होना तय है। सोचिए, एक जीव जिसे भारत में किसी एक नाम से जाना जाता है, ब्राजील में उसी नाम का मतलब कोई बिल्कुल अलग जीव हो सकता है। ऐसे में संचार पूरी तरह से टूट जाएगा। इसलिए दुनिया भर के लिए एक सार्वभौमिक, मानकीकृत वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली का होना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। और इसी समस्या का सबसे सॉलिड समाधान है नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष जीव को पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए। ये जीव विज्ञानियों के लिए एक तरह की ग्लोबल भाषा है, बिल्कुल इंटरनेट के किसी प्रोटोकॉल की तरह जो सबको एक ही पेज पर रखता है। स्पष्टता की इसी जरूरत ने अर्नेस्ट मेयर जैसे दिग्गजों को सामने लाया। इन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रजातियों की विविधता की उत्पत्ति को विकासवादी जीव विज्ञान का सबसे मुख्य और केंद्रीय सवाल बना दिया। तो ये नाम रखे कैसे जाते हैं? हमारा अगला पड़ाव है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विपद नामकरण। कैरोलस लिनियस द्वारा बनाए गए इस शानदार सिस्टम के नियम बिल्कुल गणित के फॉर्मूले की तरह सटीक हैं। पहला, नाम हमेशा लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। दूसरा, हर नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला शब्द जीनस, जिसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, और दूसरा विशिष्ट उपनाम यानी स्पीशीज, जो हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। और हाँ, प्रिंट करते समय इन्हें इटैलिक्स में रखा जाता है और हाथ से लिखते समय अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। चाहे बात बॉटनी की हो या जूलॉजी की, ये नियम 100% सटीकता की गारंटी देते हैं। इसे एक जाने पहचाने उदाहरण से समझते हैं। अपना आम, इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका लिन। यहाँ मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका विशिष्ट प्रजाति है और लिन उस वैज्ञानिक यानी लिनियस का संक्षिप्त रूप है जिसने इसे पहली बार दुनिया के सामने वर्णित किया था। एक ही छोटे से नाम में पूरी की पूरी जानकारी पैक कर दी गई है। नामकरण तो हो गया, लेकिन अब इन जीवों को व्यवस्थित कैसे करें? तो आगे बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम या हायरार्की की ओर। वर्गीकरण में टैक्सा का इस्तेमाल होता है। टैक्सा को आप जैविक नेस्टिंग डॉल्स या फिर कंप्यूटर के फोल्डर्स की तरह समझ सकते हैं। एक बड़े फोल्डर के अंदर छोटे फोल्डर्स होते हैं जो साझा विशेषताओं के आधार पर और भी विशिष्ट उपश्रेणियों में बटे होते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवों की ये छंटाई कोई मनमाना काम नहीं है, इसके पीछे सिस्टमैटिक्स का विज्ञान है। सिस्टमैटिक्स ये सुनिश्चित करता है कि ये व्यवस्था केवल जीवों को अलग अलग डिब्बों में डालना नहीं है, बल्कि ये जीवों के सच्चे विकासवादी इतिहास और उनके आपसी रिश्तों को दर्शाती है। चलिए अब वर्गीकरण की इस सीढ़ी पर तेजी से चढ़ते हैं, एकदम बेस लेवल से शुरू करके टॉप तक जाएंगे। सीढ़ी का सबसे पहला और बुनियादी स्टेप है प्रजाति या स्पीशीज। ये वर्गीकरण का सबसे मौलिक निर्माण खंड है। ये उन जीवों का समूह है जिनमें सबसे ज्यादा समानताएं होती हैं। जैसे हम इंसानों को सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है या फिर आलू को ट्यूबेरोसम के रूप में। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। सीढ़ी का अगला स्टेप है जीनस। यहाँ निकट से संबंधित प्रजातियों को एक साथ रखा जाता है। उदाहरण के लिए शेर,
तेंदुआ और बाघ, ये बिल्कुल अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन कई समानताओं के कारण इन सभी को एक ही जीनस पैंथेरा के अंदर रखा गया है। सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ने पर कुल और गण आते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, साझा विशेषताएं कम होने लगती हैं। बिल्लियों और कुत्तों को उनके अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग परिवारों में रखा गया है, लेकिन वे दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं, कार्निवोरा, क्योंकि दोनों मांसाहारी हैं। थोड़ा और जूम आउट करें तो बात आती है वर्ग यानी क्लास और संघ यानी फाइलम की। यहाँ बहुत ही अलग तरह के जानवरों को केवल कुछ गिने चुने बुनियादी लक्षणों के आधार पर एक साथ ग्रुप किया जाता है। जैसे मछलियों, पक्षियों और स्तनधारियों में बहुत कम समानताएं हैं, लेकिन उन सभी में एक नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए वे सभी कॉर्डेटा संघ का हिस्सा हैं। और अंत में हम पहुंच गए हैं सबसे ऊंचे शिखर पर, जगत या किंगडम। ये सबसे बड़ी और व्यापक श्रेणी है। सभी पौधों को किंगडम प्लांटी, प्लांटे में और सभी जानवरों को किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया में डाल दिया गया है। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि ये पूरी फाइलिंग व्यवस्था असल में कैसे काम करती है। मनुष्य, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं जैसे जीवों के इस पूरे टैक्सोनॉमिक सफर को देखकर साफ हो जाता है कि कैसे एक होमो जीनस से होता हुआ मनुष्य अंत में कॉर्डेटा तक पहुंचता है। ये फाइलिंग सिस्टम ही पूरी जीव विज्ञान की रीढ़ है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल। जैसे जैसे हम गहरे समुद्रों या भविष्य में नए ग्रहों जैसे अज्ञात वातावरण में नए जीवों की खोज करते जाएंगे, टैक्सोनॉमी की ये खूबसूरत वास्तुकला उन्हें शामिल करने के लिए कैसे इवॉल्व होगी? क्या हमारे मौजूदा फोल्डर्स और श्रेणियां काफ़ी होंगी, या हमें जीवन के वर्गीकरण के लिए पूरी तरह से नए नियमों को फिर से लिखना पड़ेगा? सोचने वाली बात है ना? सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।